पहले प्रवक्ता होंगे विचित्र मणि राठौर जी। उनका भी 2 दशक से इसमें योगदान है जर्नलिज्म फील्ड में। अभी फिलहाल वो जो हैं एबीवीपी चैनल में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के बतौर काम कर रहे हैं। उनकी एक किताब आने वाली है जो रिलेशनशिप के ऊपर है, हिंदू और मुसलमानों के ऊपर, और तमाम वो रिसर्च वर्क करते रहे टाइम टू टाइम। ईटीवी आज तक में भी उन्होंने काम किया। और साथ ही विचित्र मणि राठौर जो हैं एक बेदाग, निडर, स्वतंत्र एक पत्रकार रहे हैं और जर्नलिज्म फील्ड में बखूबी अपना रोल उन्होंने अदा किया है। मैं तीनों जो आज स्पीकर हैं उनका स्वागत करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री राठौर साहब से कि वो आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। श्री राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का आभारी हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, बल्कि इसलिए कि जिस समय हम संविधान की बात उस वक्त कर रहे हैं जब हमारे लोकतंत्र के मूल्य खतरे में हैं, ऐसी घड़ी में जब व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में बात करना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों ने संविधान का सवाल उठाया, संविधान पर मंडरा रहे खतरे पर बात की, ये इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। दोस्तों, जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ यह अत्यधिक दुख और लज्जा का विषय है। दुख का इसलिए कि 2 दिन के बाद हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। संविधान के मार्गदर्शन में हमने 71 साल पहले उसी दिन गणतंत्र की स्थापना की थी। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बने थे। व्यक्ति के जीवन में 71 साल कोई लंबा फासला, बहुत लंबा फासला होता है, लेकिन किसी मुल्क और उसकी जमहूरियत के लिए ये बेहद छोटा कालखंड है। इस छोटे से कालखंड में अगर हम इस आशंका से भरे हुए हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये हम सब लोगों के लिए दुख की बात है। मैंने लज्जा की बात की तो इसके पीछे कुछ राजनीतिक, कुछ ऐतिहासिक चिंतन है। जब भी इस दुनिया में नफरत और हैवानियत की आग लगी, इस दुनिया के फपोलों पर मोहब्बत और इंसानियत का मरहम हिंदुस्तान ने ही लगाया। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी किसी की जमीन हड़पने के लिए नहीं गया, कभी किसी का भूखंड कब्जा करने के लिए नहीं गया। दुनिया सभ्य से भी ज्यादा सभ्य हो, दुनिया लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से चले, इस जज्बे के साथ, इस विचार के साथ हिंदुस्तान ने दुनिया में अपनी पैठ बनाई। और सादगी और संयम का ये वही भाव था जो किसी कबीर ने कभी इसी हिंदुस्तान में कहा था, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही हमारी पहचान सदियों से रही। बुद्ध से लेकर गांधी तक दुनिया को भारत ने मानवीय चेहरा दिया, मानवीय नेतृत्व दिया। लेकिन उस गांधी के देश में अगर आज हम ये सोचते हैं कि संविधान खतरे में है और इसलिए है कि थोड़े से लोगों ने खुद को खुदा समझ रखा है और अपनी सत्ता को इतिहास का अंतिम सत्य समझ लिया है, तो मैं समझता हूं कि उनकी इस सोच पर हम सबको अपनी गर्दन शर्म से झुका लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब भी इस व्यवस्था के कहीं न कहीं हिस्सेदार हैं। ऐसा लगता है कि हम सब एक राजनीतिक मरीचिका के शिकार हो गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू सर। आज लगता है, मैंने कहा कि हम किसी राजनीतिक मरीचिका के शिकार हो गए हैं। जिस तरह रेगिस्तान में प्यास से कोई तड़पता हुआ हिरण बालू पर पड़ती धूप से आभासीय पानी को वास्तविक पानी मान लेता है, उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं क्योंकि पानी होता नहीं। वो मृग मरीचिका होता है, मरीचिका होती है। ऐसे ही हम एक राजनीतिक मरीचिका के पीछे आज भाग रहे हैं कि इस 130 करोड़ लोगों के इस देश को कोई व्यक्ति या चंद व्यक्तियों का समूह चला सकता है। यही राजनीतिक मरीचिका संविधान को खतरे में डाल सकता है। साथियों, हमारे लोकतंत्र में तमाम खामियां हो सकती हैं। हमारे देश में कई तरह की नाकामियां आई, इस मुल्क के लोगों ने उसका सामना किया। बावजूद इसके भारत हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों का देश रहा है। जो बातें आज हम कर रहे हैं
इसको पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में महात्मा गांधी ने भांप लिया था। आजादी से कुछ समय पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर हम भारत के लोगों को आजाद छोड़ देंगे तो भारत के लोग आपस में लड़ कट कर मर जाएंगे, हिंदुस्तान राजनीतिक लड़ाई में खत्म हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल की उन दिनों ग्रेट ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी धाक थी। एक बड़े स्टेट्समैन के रूप में उनकी ख्याति थी, कोई उनके कहे को काटता नहीं था। लेकिन चर्चिल हिंदुस्तान का जब भविष्य बांच रहे थे तो भारत की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे तो इसलिए कि दुनिया के किसी और देश में भले ही उनके साम्राज्य का सूरज डूब जाए लेकिन भारत में उनका साम्राज्यवाद कायम रहे, ताकि हिंदुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पे, मानवीय संसाधनों पे अंग्रेजों की अय्याशी चलती रहे। तब चर्चिल को जवाब दिया हमारी आजादी के सबसे बड़े उस योद्धा ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम चाहे लड़ कट कर मर जाएं, लेकिन चर्चिल हमारी चिंता ना करें, उनकी गुलामी से बेहतर है कि वो हमें आजाद छोड़ दें। हम अपने लिए लोकतंत्र का मूल्य तैयार करेंगे, हम अपना एक आर्थिक मानस गढ़ लेंगे, हम मानवीय और सभ्य समाज बना लेंगे, और नहीं भी बना पाए तो भी उनकी गुलामी हमें मंजूर नहीं। अगर हमें लड़ कट कर मर जाना है तो वो भी उनकी गुलामी से बेहतर है। जब गांधी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दे रहे थे तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के दम पर नहीं दे रहे थे। वे कांग्रेस के किसी बड़े नेता के बल पर भी ऐसा नहीं कह रहे थे। वो किसी नेहरू, किसी पटेल के बल पर भी ब्रिटेन के खिलाफ ये चुनौती उछाल नहीं रहे थे। उन नेताओं की छोड़िए दोस्तों, वो स्वयं को भी आधार बनाकर ये बातें नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के बल पर कह रहे थे, जिनकी शक्ति को, जिनके सामर्थ्य को उन्होंने 30 साल पहले भांप लिया था जब वो दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे। गांधी को हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के बल पर कह रहे थे। और ये यकीन था कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान को किसी अधिनायकवाद का शिकार नहीं बनने देंगे। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि भारत के लोगों ने गांधी की इस सोच को नाकाम नहीं होने दिया। आज देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत गालियां दी जाती हैं, नेहरू में कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे साथ ही आजाद हुए कई देशों में लोकतंत्र मर गया, लेकिन हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र आबाद है, जिंदाबाद है। तो इसकी बुनियाद में नेहरू की वो सोच है कि लोकतंत्र से खूबसूरत कोई शासन तंत्र नहीं हो सकता। नेहरू ने बलपूर्वक, काफी जोर से, जतन से और सतर्क होकर के हिंदुस्तान को तानाशाही और अधिनायकवाद से बचा कर रखा। नेहरू ने गुट निरपेक्ष देशों का एक समूह बनाया था। उस नेम में शामिल तमाम देशों में 10-12 वर्षों के भीतर ही लोकतंत्र का दीपक बुझ गया, लेकिन भारत में जमहूरियत का चिराग अगर जलता रहा तो इसलिए कि उस चिराग को अपने आदर्शों, अपने मूल्यों की ओट में बचाकर नेहरू ने रखा। लेकिन जब उसी नेहरू की बेटी ने लोकतंत्र को अपने कदमों तले धूल में मिलाना चाहा, जब लोकतंत्र के मूल्यों को अपनी जूती की नोक पे उछालना चाहा, इस देश में जमहूरियत को आधी रात को सस्पेंड कर दिया था इमरजेंसी लगाकर, जिन्होंने उसी संविधान को अपनी सत्ता का चाकर बना दिया था जिसको बड़े जतन से हमारी आजादी के मतवालों ने तैयार किया था, जिस संविधान को महात्मा गांधी का आशीर्वाद था, जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन की सहमति थी, बाबा साहब आम्बेडकर का विवेक लगा था, और जिसे बनाने में इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो इस देश के लोगों ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़कर इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया। जो इंदिरा गांधी कुछ समय पहले तक सर्वशक्तिमान थी, जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए थे, और तब विपक्ष के एक बड़े नेता ने इनको दुर्गा का अवतार कहा था, जिस इंदिरा गांधी ने पहली बार एटम बम फोड़ा था, जिनकी इशारे के बगैर सत्ता के गलियारों में पत्ता तक नहीं हिलता था, जिनको कांग्रेस के ही एक नेता ने भारत का पर्यायवाची बना दिया था। याद कीजिए साथियों, देवकांत बरुआ ने, जो इमरजेंसी के दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसी इंदिरा गांधी को इस देश के लोगों ने बता दिया कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, इस देश के मूल्यों से, इस देश के संविधान से, इस देश की मर्यादा से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, ये मत सोचिए कि आज अगर चंद लोग ये सोचते हैं कि संविधान की मर्यादा को कुचलकर
वो सर्वशक्तिमान बने रहेंगे, तो मैं यही कहूंगा उन्हें ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देनी चाहिए। मशहूर शायर हबीब जालिब ने लिखा है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इसीलिए आज कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनसे हमको आपको टकराना होगा। सवाल ये है, क्या देश संविधान की मूल भावना के हिसाब से चल रहा है? क्या संविधान की प्रस्तावना में लिखे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का मोल कायम है? क्या विचार की आजादी, क्या अभिव्यक्ति की आजादी हम लोगों को वास्तव में मिली हुई है? क्या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारी बनी हुई है? क्या व्यक्ति की गरिमा, क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? और इन सबसे बढ़कर क्या हम उसी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर रहे हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हर कोई खुद को संविधान का वाहक मानता है और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं इसलिए कि आज हर कोई अपने को संविधान का वाहक मानता है और दूसरी तरफ संविधान खतरे में है। ये भी हो रहा है। आज हालात बिगड़े हुए हैं। आज अगर किसान करीब 2 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई जो किसानों को हुक्मरानों पे एतबार नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसानों को ही खालिस्तानी कहा जाने लगे तो हमें यह भी सोचना होगा कि दिलों में इतनी दरार कैसे पड़ गई है। क्या लव जिहाद के नाम पर संविधान में मिले मानव गरिमा के अधिकारों का क्षरण नहीं हो रहा है? कौन किसके साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, कौन किससे ब्याह करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ये व्यक्ति का निजी मामला है। इसमें राज्य को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? अदालतों तक को कहना पड़ रहा है कि राज्य या शासन की तरफ से लोगों को इस मामले में परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। आज नागरिकता कानून पर एक अलग बवाल खड़ा है। समाज के एक तबके के मन में रिजर्वेशन है, उन्हें लगता है कि उनकी नागरिकता खतरे में है, तो इस सवाल का समुचित समाधान भी राज्य की जिम्मेदारी है। अब अगर कोई नागरिकता कानून पर सवाल उठाया नहीं, ये सवाल उठने लगता है कि वो देशद्रोही है। सत्ता और सरकार से असहमति देशद्रोह नहीं होता, और जिन लोगों को ये देशद्रोह लगता है, सबसे पहले विश्व बंधुत्व, प्रेम, ममता और करुणा की राजनीति जिस फ्रांस में शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से, उस फ्रांसीसी क्रांति के प्रणेताओं में एक थे महान राजनीति शास्त्री वॉल्टेयर। और वॉल्टेयर ने कहा था, हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूं, फिर भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करूंगा। क्या आज हम सबकी किसी की अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की रक्षा हो रही है? 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 खंडों में बांट दिया गया। उसको स्पेशल स्टेटस देने वाला संविधान का आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। इस पर विरोध शुरू हुआ। जम्मू और कश्मीर आज भी सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया है। जो कश्मीर के नेता हैं, जो कश्मीरियत की बात करते हैं, उनकी देशभक्ति पर तुरंत उंगली उठ जाती है। जबकि याद रखिए, हमको आपको याद रखना चाहिए कि आजादी के वक्त जम्मू और कश्मीर में राजा हिंदू था, प्रजा मुसलमान थी। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था। कश्मीर में मुसलमानों के नेता शेख अब्दुल्ला थे, लेकिन उन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं, गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान में रहना पसंद किया था। और शेख अब्दुल्ला ही नहीं, कश्मीर के लोगों का भी भरोसा गांधी में था। आजादी के वक्त ही गांधी एक बार श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में उनकी एक सभा हुई थी और उसमें गांधी ने कहा, अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान जाना चाहें तो स्वतंत्र हैं, हम उनको वहां पर हम भेजेंगे, लेकिन वो अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो उनकी हर हाल में रक्षा भी हम ही करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तब पूरा हुजूम ये चिल्ला उठा, हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं। एक संपूर्ण मुस्लिम बहुल इलाका, पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ वो इलाका, वो अगर हिंदुस्तान में रहता है, इस आधार पर ही हमको, आपको, सबको अपने मन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान के लिए हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी परख है और सबसे बड़ी कसौटी भी है। हम उस कसौटी को, उससे जुड़ी सेकुलर सोच को, उसकी भावना को मिटा नहीं सकते।
अगर मिटाएंगे, अगर दिलों में दूरियां पैदा करेंगे, तो सबसे पहले दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हमारा ये गर्व, हम उस गर्व से इंच दर इंच दूर होते चले जाएंगे। साथियों, दुर्भाग्य से आज देश कई मोर्चों पर खंडित मानसिकता का शिकार है। जब बुनियादी सवालों का हल नहीं मिलता, तो समाज को जज्बाती सवालों में उलझा दिया जाता है, और वैसे ही जज्बाती मुद्दों की झलक दिखती है जब किसी को इसलिए मार दिया जाता है कि वो बीफ खा रहा था या बेच रहा था। जज्बाती मुद्दों का उभार तब दिखता है जब समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को मर्यादा की जिंदगी नहीं मिलती। 4-5 साल पहले गुजरात के ऊना में 4 दलितों की पीठ की खाल उधेड़ दी गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को शक हो गया था कि वो गोमांस बेच रहे थे। मुझे आज भी वो तस्वीर नहीं भूलती दोस्तों, इसलिए नहीं भूलती क्योंकि वो खाल दलितों की पीठ की नहीं थी, वो खाल इस संविधान की उधेड़ी जा रही थी जो हमें एक महान राष्ट्र बनने का संकल्प देता है। आज हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस पाटिल साहब हैं, अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। एक आम आदमी की पीड़ा और दर्द को छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सम्माननीय न्यायाधीश साथ साथ आते हैं, मीडिया में आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बचाइए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो आप सोचिए यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो संविधान की मर्यादा कहाँ रहेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आता। संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील जज ही अपने आप को कातर, अपने आप को असहाय पाएंगे, तो फिर इस देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कौन करेगा। आज हम सब धर्मों के जज्बात में फंस जाते हैं। हर धर्म को लगता है, खासकर सबसे बड़ी आबादी वाले धर्म को, कि वो खतरे में है। अगर कुछ उन्मादियों को ये बात पसंद नहीं आई आपकी, चाहे आप कोई भी बात कहें, चाहे कितना भी तार्किक कहें, कितना भी इस देश को बनाने वाली बात कहें, तो सीधा कहेंगे कि गद्दार हो तुम, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। क्या पाकिस्तान चले जाने की बात करना, क्या यही देश चलाने का तरीका है। देश लोकतंत्र है, असहमतियां होंगी, विचारों में मतभेद होंगे, सवालों के साए उमड़ेंगे, लेकिन इन असहमतियों के बीच सहमति का रास्ता बनाकर चलना ही लोकतंत्र है। पता नहीं ये बुनियादी बातें हम कब समझेंगे। आज जब धार्मिक असहिष्णुता की बात होती है, तो एक धर्म के लोग कहेंगे कि पहले क्या होता था। क्या पहले धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी, जब अल्पसंख्यकों के नाम पर एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण किया जाता था। इस तू मैं में असल मुद्दे गायब हो जाते हैं, जिनको स्टेट को एड्रेस करना चाहिए। कई बार ये विमर्श चलता है कि बड़ी सांप्रदायिकता या छोटी सांप्रदायिकता। ऐसा विमर्श एक खतरनाक खेल है। ऐसे ही विमर्श में ये हिंदुस्तान कई बार शर्मसार हुआ है, कई बार घायल हुआ है, कई बार ऐसे नुकसान हुए हैं जिनकी भरपाई इतिहास कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी ने इस निष्प्राण देश को एक नया जीवन दिया था। उस गांधी की हत्या को एक विचार विशेष के लोग वध कहते हैं, क्योंकि वध अधम और आसुरी प्रवृत्तियों का किया जाता है, जैसे रावण का, जैसे कंस का। लेकिन मूल में गांधी की वो हत्या इसलिए हुई थी कि आजाद हिंदुस्तान के लिए जिस सर्वधर्म समभाव का मानस गांधी ने गढ़ा था, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं था। और जिन लोगों ने गांधी की सहमति से जो संविधान बना, उस संविधान की कुछ समय बाद प्रतियां चलाई थी, आज वही लोग राष्ट्रवाद के प्रणेता बने हुए हैं। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उसके बाद वहां मंदिर भी बनने लगा। सबसे बड़ी अदालत का फैसला अपनी जगह है, वो सर माथे पर है, लेकिन इससे क्या वो कलंक धुल जाएगा जो 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान के माथे पर लगा था, जब केंद्र में एक सरकार सोती रही और उत्तर प्रदेश में एक सरकार जागती हुई उस मस्जिद को गिरते हुए देख रही थी। मंदिर मस्जिद राज्य का मसला नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति की निजी आस्था का सवाल है। इंसान किस धर्म को मानेगा, किस रास्ते पर चलकर अपने लिए मोक्ष की कामना करेगा, उसे इंसान पर छोड़ दो। राज्य को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। जब राज्य उसमें दखल देगा तो संविधान के साथ सबसे पहले छेड़छाड़ करेगा। लेकिन साथियों, राज्य दखल देता है, और राज्य दखल इसलिए देता है
क्योंकि इससे भावनाओं में उभार आता है और इस आधार पर हीरोइज्म की एक नई परिभाषा गढ़ी जाती है, नया नायक गढ़ा जाता है। हमारे यहाँ जैसे ही राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल करो, उस सवाल को सीधे देश की मर्यादा से, देश के सम्मान से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति चाहे वो सत्ता के शिखर पर ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो कितना ही बलशाली हो, कितना ही प्रभुत्वपूर्ण हो, उससे ज्यादा अहमियत हर हाल में संविधान का है, संवैधानिक संस्थाओं का है। दुनिया के वो तमाम देश जिन देशों में मानव जीवन का स्तर ऊंचा है, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स में वो बेहतर हैं, जहां लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पढ़ाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, जहां रोजगार का सवाल हो, ये बुनियादी सवाल है। इन सवालों का समाधान राज्य करता है। उन देशों में ये अहम नहीं होता कि वहां का राष्ट्रपति कौन है, वहां का प्रधानमंत्री कौन है, वहां का चांसलर कौन है, वहां सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि उन देशों ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया। चाहे डेनमार्क हो, स्वीडन हो, यूरोप के तमाम देश हो, उन देशों ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया। वहां यह नहीं देखा जाता है कि किसी नेता का सीना कितना बड़ा और कितना चौड़ा है, वहां यह देखा जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के मूल्य कितने बड़े हैं। और यही कारण है कि वहां अल्पमत की सरकार भी हो तो राजपाट के बुनियादी परिस्थितियों में फर्क नहीं आता। संवैधानिक संस्थाएं मित्रों अगर मजबूत होंगी तो ना मजबूत सरकार की दरकार होगी, ना मजबूत नेता की दरकार होगी, क्योंकि मजबूत नेता की चाहत अक्सर तानाशाही की आहट सुनाती है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि विरोध की आवाज देशद्रोह की आवाज नहीं होती, लेकिन जब विरोध की आवाज को देशद्रोह की आवाज समझा जाने लगता है तो हम लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं। अगर हम मतभिन्नता को आदर देना नहीं सीखेंगे तो लोकतंत्र को आदर देना भी हम सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ और नहीं, बस हम संविधान की प्रस्तावना को ही अगर पढ़ लें, उसको ही अपने दिल में संजो लें, बिठा लें, तो लोकतंत्र को बचाने का हुनर हमें आ जाएगा। मैं संविधान का विद्वान नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, और इंसान अपने अनुभवों से जो कुछ सीखता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे धार्मिक जज्बात चाहे हमें जिधर भी ले जाएं, लेकिन एक राष्ट्रीय भावना को मजबूत बनाना है तो संविधान से उसको बांधना होगा, और तब संविधान की प्रस्तावना ही उसकी डोर बनेगी। संविधान की प्रस्तावना सिर्फ भूमिका भर नहीं है दोस्तों, इसमें हर हिंदुस्तानी का दर्शन है, हर हिंदुस्तानी का भविष्य है, हर हिंदुस्तानी की मानवीय आकांक्षाएं हैं। इसीलिए दोस्तों अगर धर्म में भक्ति मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का रास्ता बनाता है, तो जरूरी नहीं कि उस भक्ति मार्ग को हम राजनीति में भी घसीट लाएं। राजनीति में भक्ति अगर नेतृत्व की अगर राजनीति में भक्ति आएगी तो नेतृत्व को तानाशाही की तरफ ले जाएगी। इतिहास के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। याद कीजिए, जर्मनी में हिटलर भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन कर आया था, लेकिन जल्द ही उसने उन सीढ़ियों को ही तोड़ दिया जो बेहतर लोकतंत्र, एक बेहतर संविधान की मंजिल तक पहुंचाती है। हिटलर की तानाशाही और फांसीवादी ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं, समूची मानवता को लहूलुहान कर दिया था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजबूत नेता का गुमान सबसे पहले संवैधानिक मूल्यों को ही तोड़ता है। हमारे संविधान बनाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते थे। हमको याद रखना चाहिए, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को क्या कहा था, क्योंकि अगली सुबह 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकार किया। आज भी हम संविधान दिवस मनाते हैं। अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जाने माने दार्शनिक इंग्लैंड के मशहूर राजनीति शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल के हवाले से कहा था कि ऑब्जर्व द कॉशन व्हिच जॉन स्टुअर्ट मिल हैज गिवन टू ऑल who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात है, और उस धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम व्यक्ति के पीछे नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर बात करें। व्यक्ति पर बात करते ही हम संस्थाओं को कमजोर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि हमारे देश में संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात जरूर है, लेकिन यहाँ सत्ता में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और सारी मर्यादाओं को तोड़ कर रख देते हैं। आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं? ये सब इसलिए हो रहा है कि जिन सवालों पर सरकार को काम करना चाहिए वो सवाल बेमानी हो जाते हैं, और जो सवाल अहम नहीं होने चाहिए वही सबसे खास हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने लोकतंत्र को, संविधान के मूल्यों को, उनके आदर्शों को सिर्फ किताबी बातें समझ रखी हैं। महात्मा गांधी हमारे लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और सभ्यता के सबसे बड़े प्रहरी भी हैं। याद कीजिए 1922 में जब चौरी चौरा में पुलिस चौकी को आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था तो गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी पर दबाव था कि एक घटना के लिए इतना बड़ा आंदोलन वापस मत लीजिए, लेकिन गांधी के लिए लक्ष्य से ज्यादा अहमियत रास्ते का था। रास्ता गलत हो तो आपकी मंजिल दुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे खुशी है आज हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो उसी रास्ते पर चलकर कर रहे हैं। उनको अपनी मंजिल चाहिए, लेकिन उनके रास्ते में भटकाव नहीं है। जब अच्छी मंजिल की आस में गलत रास्ते का समर्थन राजनीति और समाज के रहनुमा करने लगते हैं तो इस देश के नागरिक के रूप में हमें इसका विरोध करना चाहिए, ना कि कुछ भावुक मुद्दों को लेकर गलत बात का समर्थन कर देना चाहिए। रूस के महान साहित्यकार अंटोन चेखव ने लिखा था, डेस्पिकेबल मीन्स यूज्ड टू अचीव लॉडेबल गोल रेंडर द गोल्स देमसेल्फ डेस्पिकेबल। गलत रास्ते पर बढ़ा कदम एक बेहतर मंजिल पर जाने का कभी कभी एहसास तो दे सकता है, लेकिन वो एहसास किसी राजनीतिक मरीचिका से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैंने प्रारंभ में ही इसकी चर्चा की थी। इस राजनीतिक मरीचिका में आज संविधान के मूल्य भी फंसे हुए दिख रहे हैं। इनको निकालने की जरूरत है और इसको इस देश के लोग ही निकाल सकते हैं। इस देश के लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। साथियों, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो प्रार्थना के साथ अल्लामा इकबाल का हुआ और राष्ट्रीय गीत भी हम गाते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसकी 4 पंक्तियां मेरे बाल मन पर बहुत प्रभाव छोड़ती थी। वो पंक्तियां थी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर बचा है नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि आखिर क्यों नहीं हमारी हस्ती मिटती है। इस देश ने बड़े बड़े झंझावातों को झेला है, बड़े बड़े उतार चढ़ाव झेले हैं। हमने गुलामी के दुर्दिन देखे हैं, हमने वैभव की पराकाष्ठा देखी है। इन सबके बीच तमाम आक्रमण हुए। इस देश में शक आए, हूण आए, मंगोल आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, कुछ आकर चले गए, कुछ यहीं की मिट्टी में रच बस गए। लेकिन इस देश की पुरातन परंपरा को, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कोई बर्बाद नहीं कर सका। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं समझता हूं इसकी वजह में इस देश के किसान हैं। उनके 2 सद्गुण हैं, एक उनकी सादगी और दूसरा थोड़े में संतोष करने की प्रवृत्ति। आज किसानों के मर्म पर चोट हो रही है। वो चोट संवैधानिक मूल्यों पर चोट है। इससे इस देश को बचाने की और बचने की जरूरत है और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों से ही है। मुझे आशा है किसानों के मूल्य ही इस देश में संविधान के मूल्यों को बचाएंगे। वो एक निर्णायक और सही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के हालात में हम यही कह सकते हैं कि हर दिल में अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क की आईन के लिए, इसके संविधान के लिए अगर दिल से जगह बनेगी तो हमारा संविधान हर हाल में अक्षुण्ण रहेगा। आखिर में मैं एक शेर सुना देता हूँ। बीएचयू में जब मैं पढ़ता था आज से 24-25 साल पहले, उन दिनों लिखा था। वो एक नौजवान व्यक्ति की लिखी हुई भावना थी। शायद वही आज भी हमारी भावना को अभिव्यक्त कर दे। और उसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुल्क के चमन को माली ने खून से सींचा, हिंदुस्तानियत का खिलता गुलाब मांगता हूँ, हर शहरी रहे आबाद इस हिंद देश में, सबके लिए इस आइन की किताब मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।